चैप्टर 6 अरब छापा। भूकंप के झटके के बाद जब उनका पहला भय कम हो गया तो बसूली और उसके योद्धा टार्जन और अपने दो साथियों जो लापता थे की तलाश में वापस गलियारे में आ गए। उन्होंने पाया कि रास्ता जाम और विकृत चट्टान से अवरुद्ध था। 2 दिनों तक वे अपने कैद दोस्तों तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब अथक प्रयासों के बाद उन्होंने बंद मार्ग के कुछ ही गज की दूरी खोदी और अपने एक साथी के क्षत विक्षत अवशेष पाए, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि टार्जन और दूसरा वजीरी भी चट्टान के नीचे मृत पड़े हैं, जहां मानवीय सहायता संभव नहीं है और अब उनकी मदद करना भी संभव नहीं है। काम करते हुए वे बार बार अपने मालिक और अपने साथी का नाम जोर से पुकारते रहे, लेकिन कोई भी उत्तर देने वाला उनके कानों को नहीं भाया। अंत में उन्होंने खोज छोड़ दी। आंसुओं से भरे हुए उन्होंने अपने मालिक की टूटी हुई कब्र पर आखिरी बार नजर डाली, सोने का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाया जो कम से कम उनकी शोकग्रस्त और प्यारी मालकिन को खुशी तो नहीं, लेकिन आराम तो देगा ही, और वे ओपार की उजाड़ घाटी को पार करते हुए और जंगलों से होते हुए दूर के बंगले की ओर वापस लौट आए। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उस शांतिपूर्ण, खुशहाल घर पर दुर्भाग्यपूर्ण नियति छाने लगी थी। उत्तर से अखमेद ज़ेक अपने लेफ्टिनेंट के पत्र के लिए घोड़े पर सवार होकर आया। उसके साथ उसके विद्रोही अरबों, गैरकानूनी लुटेरों और समान रूप से अपमानित अश्वेतों की भीड़ थी, जो जंगली नरभक्षियों की अधिक पतित और अज्ञानी जनजातियों से एकत्रित की गई थी, जिनके देशों से हमलावर पूरी तरह से दंड से मुक्त होकर इधर उधर जाते थे। मुगाम्बी, वह आबनूस हरक्यूलिस जिसने जंगल द्वीप से लेकर उगाम्बी के उद्गम तक अपने प्रिय बवाना के खतरों और उतार चढ़ावों को साझा किया था, वो पहला व्यक्ति था जिसने भयावह कारवां के साहसिक आगमन को देखा था। वो वही था जिसे टार्जन ने लेडी ग्रास्टोक की रक्षा के लिए बचे हुए योद्धाओं का प्रभारी छोड़ दिया था। नहीं किसी भी जलवायु या किसी भी धरती पर उससे ज्यादा बहादुर या वफादार संरक्षक पाया जा सकता था। एक विशालकाय कदकाठी वाला, एक क्रूर, निडर योद्धा। इस विशालकाय काले आदमी में अपने शरीर और क्रूरता के अनुपात में आत्मा और विवेक भी था। अपने मालिक के चले जाने के बाद से वह एक बार भी बंगले की नज़र या आवाज़ से परे नहीं रहा, सिवाय तब जब लेडी ग्रस्टोक ने चौड़े मैदान में सरपट दौड़ना चुना हो या अपने अकेलेपन की एकरसता को दूर करने के लिए एक छोटी सी शिकार यात्रा की हो। ऐसे मौक़ों पर मुगाम्बी, एक दुबले पतले अरब घोड़े पर सवार होकर, उसके घोड़े के पीछे पीछे दौड़ता था। हमलावर अभी भी काफी दूर थे जब योद्धा की पैनी निगाहों ने उन्हें पहचान लिया। कुछ देर तक वह चुपचाप आगे बढ़ती हुई टुकड़ी को देखता रहा, फिर वह मुड़ा और तेजी से उन देशी झोपड़ियों की ओर भागा जो बंगले से कुछ 100 गज नीचे थीं। यहाँ उसने झूमते योद्धाओं को आवाज दी। उसने तेजी से आदेश जारी किए। उनके अनुसार लोगों ने अपने हथियार और ढालें संभालीं। कुछ लोग खेतों से मजदूरों को बुलाने और भेड़ बकरियों और झुंडों के टेंडरों को चेतावनी देने के लिए दौड़े। अधिकांश लोग मुगाम्बी के पीछे पीछे बंगले की ओर चले गए। हमलावरों की धूल अभी भी काफी दूर थी। मुगाम्बी को पक्का पता नहीं था कि वह दुश्मन को छिपा रहा है, लेकिन उसने जंगली अफ्रीका में जंगली जीवन का एक जीवन बिताया था और उसने पहले भी दलों को इस तरह बिना किसी पूर्व सूचना के आते देखा था। कभी वे शांति से आए थे और कभी वे युद्ध में आए थे, कोई कभी नहीं बता सकता। तैयार रहना अच्छा था। मुगाम्बी को ये पसंद नहीं था कि अजनबी लोग जल्दबाजी में आगे बढ़े। ग्रेस्टोक बंगला रक्षा के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके चारों ओर कोई बाड़ नहीं थी, क्योंकि यह वफादार वजीरी के दिल में स्थित था। इसके मालिक ने किसी भी दुश्मन द्वारा बलपूर्वक हमला करने की संभावना का अनुमान नहीं लगाया था। शत्रुतापूर्ण तीरों के खिलाफ खिड़की के छिद्रों को बंद करने के लिए भारी लकड़ी के शटर थे, और जब लेडी ग्रास्टोक बरामदे में दिखाई दी तो मुगाम्बी इन शटरों को नीचे करने में व्यस्त थे। क्यों मुगाम्बी? उसने आश्चर्य से कहा। क्या हुआ? तुम शटर क्यों नीचे कर रहे हो? मुगाम्बी ने मैदान के उस पार की ओर इशारा किया जहां सफेद वस्त्र पहने घुड़सवारों की एक टुकड़ी अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। अरब, उन्होंने समझाया, वे महान बवाना की अनुपस्थिति में किसी अच्छे उद्देश्य से नहीं आते हैं। साफ सुथरे लॉन और फूलों वाली झाड़ियों के पार जेन क्लेटन ने अपने वजीर के चमकते शरीर देखे।
सूरज की रोशनी उनके धातु से बने भालों की नोक से झलक रही थी। उनकी युद्ध के टोपी के पंखों में खूबसूरत रंग उभर रहे थे और उनके चौड़े कंधों और ऊंची गालों की हड्डियों की चमकदार खाल से चमक रही थी। जेन क्लेटन ने गर्व और स्नेह की मिश्रित भावनाओं के साथ उनका निरीक्षण किया। उसकी रक्षा करने के लिए ऐसे लोगों के साथ उसे क्या नुकसान हो सकता है। हमलावर अब मैदान में 100 गज की दूरी पर रुक गए थे। मुगाम्बी अपने योद्धाओं से मिलने के लिए जल्दी से नीचे उतरा था। वो उनसे कुछ गज आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में अजनबियों का अभिवादन किया। अखमेद शेख अपने गुर्गों के सामने अपनी काठी में सीधा बैठा था। अरब, मुगाम्बी चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम शांति के लिए आए हैं, अखमेद शेख ने जवाब दिया। तो फिर शांति से लौट जाओ, मुगाम्बी ने जवाब दिया। हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। अरब और वजीह के बीच कोई शांति नहीं हो सकती। मुगाम्बी, यद्यपि वजीह में पैदा नहीं हुए थे, उन्हें जनजाति में गोद ले लिया गया था और अब उनकी परंपराओं और पराक्रम के प्रति उनसे अधिक ईर्ष्या करने वाला कोई सदस्य नहीं था। अखमेद शेख अपनी सेना के एक तरफ चले गए और अपने आदमियों से धीमी आवाज में बात करने लगे। एक पल बाद, बिना किसी चेतावनी के, वजीरी की पंक्तियों पर एक तेज गोलाबारी की गई। कुछ योद्धा मारे गए, बाकी हमलावरों पर हमला करने के लिए थे, लेकिन मुगाम्बी एक सतर्क और बहादुर नेता था। वह जानता था कि बंदूकों से लैस घुड़सवारों पर हमला करना व्यर्थ है। उसने अपनी सेना को बगीचे की झाड़ियों के पीछे वापस ले लिया। कुछ को उसने बंगले के आसपास के मैदान के दूसरे हिस्सों में भेज दिया। उसने आधा दर्जन लोगों को बंगले में ही यह निर्देश देकर भेजा कि वे अपनी मालकिन को घर के अंदर रखें और अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करें। रेगिस्तानी लड़ाकों की रणनीति को अपनाते हुए, जहां से वह उभरा था, अखमेद शेख ने अपने अनुयायियों का नेतृत्व एक लंबी, पतली पंक्ति में सरपट दौड़ते हुए किया, जिससे एक बड़ा वृत्त बन गया, जो रक्षकों की ओर बढ़ता गया। वजीह के सबसे नजदीक घेरे के उस हिस्से में, झाड़ियों में लगातार गोलियां बरसाई गईं, जिसके पीछे काले योद्धा छिपे हुए थे। बाद में, उन्होंने दुश्मन के सबसे नजदीक वाले हिस्से पर अपनी पतली बाण चलाए। वजीह, जो अपनी तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध थे, को उस दिन अपने प्रदर्शन के लिए शर्मिंदा होने का कोई कारण नहीं मिला। बार बार कुछ सांवले रंग के घुड़सवार अपने सिर के ऊपर हाथ फेंकते और अपनी काठी से गिर जाते, एक घातक तीर से घायल हो जाते, लेकिन मुकाबला असमान था। अरबों की संख्या वजीह से अधिक थी, उनकी गोलियां झाड़ियों में घुस गईं और ऐसे निशान बना दिए जिन्हें अरब राइफलमैन ने देखा भी नहीं था, और फिर अखमेद शेख ने बंगले से आधा मील ऊपर अंदर की ओर चक्कर लगाया, बाढ़ के एक हिस्से को तोड़ दिया और अपने लुटेरों को मैदान के अंदर ले गया। खेतों में वे पागलों की तरह दौड़ते हुए आगे बढ़े। उन्होंने फिर से बाड़ों को नीचे करने के लिए रुककर नहीं देखा, बल्कि अपने जंगली घोड़ों को सीधे उनकी ओर दौड़ाया, बाधाओं को पंखों वाले सीगल की तरह हल्के से पार करते हुए। मुगाम्बी ने उन्हें आते देखा और अपने बचे हुए योद्धाओं को बुलाकर बंगले और आखिरी स्टैंड की ओर भागा। बरामदे पर लेडी ग्रास्टोक खड़ी थी, उसके हाथ में राइफल थी। एक से अधिक हमलावरों ने उसके स्थिर दिमाग और शांत निशाने के कारण उसके अपराधी को मार गिराया था। एक से अधिक टट्टू सवारहीन हमलावर भीड़ के पीछे दौड़े थे। मुगाम्बी ने अपनी मालकिन को वापस आंतरिक सुरक्षा में धकेल दिया तथा अपनी क्षीण होती सेना के साथ दुश्मन के विरुद्ध अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो गया। अरब चिल्लाते हुए और अपने सिर के ऊपर अपनी लंबी बंदूकें लहराते हुए आगे बढ़े। वे बरामदे से आगे बढ़े और घुटनों के बल बैठे वजीह पर घातक गोलियां बरसाईं, जिन्होंने अपनी लंबी, अंडाकार ढालों के पीछे से तीरों की बौछार की ढालें, शायद दुश्मन के तीर को रोकने या भाले को विक्षेपित करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित थीं, लेकिन राइफलमैन की शीशे की मिसाइलों के सामने बिल्कुल बेकार। बंगले के आधे उठे हुए शटर के नीचे से अन्य धनुर्धारियों ने अधिक सुरक्षा के साथ प्रभावी सेवा की और पहले हमले के बाद मुगाम्बी ने अपनी पूरी सेना को भवन के भीतर वापस बुला लिया। अरबों ने बार बार हमला किया, आखिरकार छोटे किले के चारों ओर एक स्थिर घेरा बना लिया और रक्षकों के तीरों की प्रभावी सीमा से बाहर हो गए। अपनी नई स्थिति से उन्होंने खिड़कियों पर अपनी इच्छानुसार गोली चलाई। एक एक करके वजीह गिर गए।
हमलावरों की बंदूकों का जवाब देने वाले तीर कम होते गए और आखिरकार अखमेद शेख ने हमला करने का आदेश देने में सुरक्षा महसूस की। भागते हुए खूनी भीड़ ने गोलियां चलाईं और बरामदे की ओर दौड़ी। उनमें से 1 दर्जन रक्षकों के तीरों से मारे गए, लेकिन अधिकांश लोग दरवाजे तक पहुंच गए। उस पर भारी बंदूक की बटें गिर रही थीं। लकड़ी के टुकड़े गिरने की आवाज़ राइफल की आवाज़ के साथ मिल गई जब जेन क्लेटन ने निर्दयी दुश्मन पर पैनलों के माध्यम से गोलियां चलाईं। दरवाजे के दोनों तरफ से लोग गिर पड़े, लेकिन आखिरकार कमज़ोर अवरोध पागल हमलावरों के क्रूर हमलों के आगे झुक गया। यह अंदर की ओर टूट गया और 1 दर्जन काले हत्यारे लिविंग रूम में घुस आए। दूर छोर पर जेन क्लेटन अपने समर्पित संरक्षकों के बचे हुए लोगों से घिरी खड़ी थी। फर्श उन लोगों के शवों से ढका हुआ था जिन्होंने पहले ही उसके बचाव में अपनी जान दे दी थी। उसके रक्षकों में सबसे आगे विशालकाय मुगाम्बी खड़ा था। अरबों ने आखिरी गोलाबारी करने के लिए अपनी राइफलें उठाईं जो प्रभावी रूप से सभी प्रतिरोध को समाप्त कर देगी, लेकिन अखमेद शेख ने चेतावनी भरा आदेश दिया जिसने उनकी ट्रिगर उंगलियों को रोक दिया। औरत पर गोली मत चलाओ, वह चिल्लाया। जो उसे नुकसान पहुंचाएगा वह मर जाएगा। औरत को जिंदा पकड़ लो। अरब कमरे में भागे। वजीर ने अपने भारी भालों से उनका सामना किया। तलवारें चमक उठीं, लंबी नालियों वाली पिस्तौलें अपनी उदास मौत की ताने निकाल रही थीं। मुगाम्बी ने अपने भाले को दुश्मन के सबसे नज़दीकी हिस्से पर इतनी जोर से मारा कि भारी भाला अरब के शरीर में पूरी तरह से घुस गया। फिर उसने दूसरे से पिस्तौल छीन ली और उसे बैरल से पकड़कर उन सभी का सिर फोड़ दिया जो उसकी मालकिन के बहुत करीब आने की कोशिश कर रहे थे। उसके उदाहरण का अनुकरण करते हुए उसके पास बचे हुए कुछ योद्धा राक्षसों की तरह लड़े, लेकिन एक एक करके वे मारे गए और अंत में केवल मुगाम्बी ही बचा जो वानर मानव की साथी के जीवन और सम्मान की रक्षा कर सका। कमरे के दूसरी तरफ से अखमेद शेख ने इस असमान संघर्ष को देखा और अपने अनुचरों को उकसाया। उसके हाथ में एक रत्न जड़ित बंदूक थी। धीरे धीरे उसने उसे अपने कंधे पर उठाया और तब तक इंतजार किया जब तक कि कोई दूसरा कदम मुगाम्बी को उसकी दया पर न छोड़ दे और महिला या उसके किसी भी अनुयायी के जीवन को खतरे में न डाले। आखिरकार वह क्षण आ ही गया और अखमेद शेख ने ट्रिगर खींच दिया। बहादुर मुगाम्बी बिना किसी आवाज़ के जेन क्लेटन के पैरों के पास जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद उसे घेर लिया गया और उसके हथियार छीन लिए गए। बिना कुछ कहे ही उन्होंने उसे बंगले से बाहर खींच लिया। एक विशालकाय नीग्रो ने उसे अपनी काठी के मूठ पर उठा लिया और जब हमलावरों ने लूट के लिए बंगले और बाहरी घरों की तलाशी ली तो वह उसके साथ गेट के बाहर चला गया और अपने मालिक के आने का इंतजार करने लगा। जेन क्लेटन ने हमलावरों को घोड़ों को बाड़े से बाहर निकालते और झुंडों को खेतों से अंदर लाते देखा। उसने अपने घर को लूटते हुए देखा जिसमें अरबों की नज़र में उसका सारा महत्व था, और फिर उसने मशाल जलाते हुए देखा और आग की लपटों ने जो कुछ बचा था उसे जला दिया। और अंत में जब हमलावर अपने क्रोध और लोभ को शांत करके एकत्र हुए और उसके साथ उत्तर की ओर चले गए तो उसने धुआं और लपटें दूर तक आसमान में उठती देखी, जब तक कि घने जंगलों में पगडंडी के घुमावदार रास्ते ने उस दुखद दृश्य को उसकी आंखों से छिपा नहीं लिया। जैसे जैसे आग की लपटें लिविंग रूम में घुसती गईं, मृतकों के शरीर को चाटने के लिए कांटेदार जीभें बाहर निकलती गईं, उस भयानक समूह में से एक, जिसका खूनी घाव बहुत पहले ही शांत हो चुका था, फिर से हरकत में आया। यह एक विशालकाय अश्वेत व्यक्ति था जो अपनी तरफ करवट लेकर लुढ़क गया और उसकी आंखें खून से लथपथ पीड़ादायक हो गईं। मुगाम्बी, जिसे अरबों ने मृत समझकर छोड़ दिया था, अभी भी जीवित था। गर्म लपटें लगभग उस पर ही थीं जब उसने अपने हाथों और घुटनों के बल खुद को दर्द से उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर रेंगने लगा। बार बार वह कमज़ोर होकर ज़मीन पर गिरता, लेकिन हर बार वह फिर से उठ खड़ा होता और सुरक्षा की ओर अपना दयनीय रास्ता जारी रखता। उसे लगा कि यह एक अंतहीन समय था जिसके दौरान कमरे के दूर के हिस्से में आग की लपटें एक वास्तविक आग की भट्टी बन गई थीं। फिर वह बड़ा काला आदमी बरामदे तक पहुंचने में कामयाब रहा, सीढ़ियों से लुढ़का और पास की झाड़ियों की ठंडी सुरक्षा में रेंगता हुआ चला गया। सारी रात वह वहीं पड़ा रहा, बारी बारी से बेहोश और दर्द से बेसुध,
और बाद की अवस्था में वह क्रूर घृणा के साथ जलती हुई चरनी और घास के ढेर से उठती भयावह लपटों को देखता रहा। एक घूमता हुआ शेर पास ही दहाड़ रहा था, लेकिन विशालकाय काला शेर बेखौफ था। उसके बर्बर दिमाग में बस एक ही विचार के लिए जगह थी, बदला, बदला, बदला।